वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम आ गए हैं पोलस्टर के साथ में। हम तो खुद विधायक हैं, तो हमारा इलेक्शन का क्या रहा है पोलस्टर बाबू से पूछेंगे। एग्जिट पोल के बारे में क्या हो रहा है उनकी। एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, हमको बताइए सीट कितना मिलेगा वो भी पूछेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा बॉटम लाइन, हमारे जेब पे क्या इफेक्ट है, हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है वो राय विधायक जी बताएंगे। पर पहले पोलस्टर बाबू, क्या मूड है, मोदी जी का क्या लहर है, कहाँ जा रहे हैं हम। तो हमने 2-3 महीने पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने प्रिडिक्ट लिंक कर किया था दीजिए कि क्या बीजेपी 400 पार तक पहुंच सकती है, मतलब बीजेपी सहयोगी एनडीए। तो उस टाइम हमने कहा था कि शायद वो टच कर जाए 400 पार। और अभी जो हमारा प्रिडिक्शन है वो यही है कि बीजेपी 330 से 350 के बीच आ सकती है और एनडीए 370 क्रॉस कर लेगा और अराउंड एनडीए 380 तक आएगा। पर उससे एक और चीज होगी जिसकी वजह से बीजेपी 400 पार तक, अरे एनडीए 400 पार तक पहुंच जाएगा। अगर एनडीए 380 385 तक आता है तो जो महाराष्ट्र में उद्धव ठेमा है वो एनडीए में शामिल हो सकता है। ये हो सकता है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि एनडीए ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में 400 पार कर लेगा अगर एनडीए 380 तक आता है तो। बट बीजेपी अलोन विल गेट अराउंड 330 टू 350 सीट्स, बिटवीन 330 टू 350 सीट्स। दिस इज आवर प्रेडिक्शन एंड देखते हैं 4 जून को क्या होता है। एक चीज है यहाँ पे जो पोलस्टर भैया ने हमारा बहुत सही बात बताया कि जो शिवसेना और जो एनसीपी है जो दो दो खेमे में बैठ गया है, जो भी इसका विनर रहेगा इस इलेक्शन का, मेरे हिसाब से वो एक मेजर गेनर रहेगा आने वाला असेंबली इलेक्शन में भी। क्योंकि देखिए समझिए, यहाँ पे जो जीत या हार है ना, वो बीजेपी अगेंस्ट में नहीं है। यहाँ दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी अपने बीच में लड़ रहे हैं। वो बारामती का जो इम्पोर्टेंट सीट है, मुंबई में एक उद्धव का इम्पोर्टेंट सीट है, उसके बाद में आपका थाने में शिवसेना जो शिवसेना बोल दिया क्या, शिंदे शिवसेना है, उसका थाने बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो अब क्या है, ईगो बैटल है मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज के लिए जो बंटवारे में गए हैं शिवसेना और एनसीपी की, किसके पास अभी भी स्ट्रीट सपोर्ट है। क्योंकि जिसके पास भी स्ट्रीट सपोर्ट होगा ना, ये सारे लोग उस तरफ चले जाएंगे। देखिए बहुत अनसर्टेनिटी है, कोई फालतू में बीच में नहीं गिरना चाहता है, तो जिस तरफ भी हवा है ना सब उसी तरफ जाना चाहते हैं। अब जैसे हमारे पोलस्टर भाई साहब ने बताया कि हम थोड़े पोल ऑफ पोल्स देख लेते हैं कि क्या रह रहा है। 3 एक्सिस माई इंडिया का पोल बोलता है 361 400 पार इंडिया और बाकी भी। अगर आप सी वोटर को बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। 2 पोल पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, एक है टुडेस चाणक्य और सेकंड है एक्सिस माई इंडिया। तो बेसिकली ये लोग इन लोगों का सर्वे सैंपल सर्वे होता है, वो सबसे बड़ा होता है। लास्ट टाइम उनका सैंपल सर्वे अराउंड 7 लाख का था। इस साल उससे भी बड़ा सैंपल सर्वे था। तो एक्सिस माई इंडिया है वो 361 से 401 बोल रहा है एनडीए को। अगर हम उसका एवरेज पकड़ ले तो अराउंड 380 तक एनडीए जा सकता है। और जो टुडेस चाणक्य है वो 385 से 415 बोल रहा है। अगर उनका हम एवरेज पकड़ ले तो इजीली एनडीए 400 तक टच कर जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। सीएनएक्स भी बोल रहा है 371 401, उसका भी हम एवरेज पकड़ ले तो अराउंड 381 तक हो जा सकता है। और कौन है, सी वोटर पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, बट फिर भी अगर उनका एवरेज पकड़ ले हम तो वो 363 तक 369 तक जा सकता है। ईटीजी 358 उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। तो ऑलमोस्ट पोल ऑफ पोल है वो 379 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये आफ्टर नेहरू, मतलब आफ्टर पंडित नेहरू अगर कोई प्रधानमंत्री रिपीट करेगा तीसरे टर्म में कंटिन्यूअस, तो नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे आफ्टर पंडित नेहरू। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरी जो पंडित नेहरू की तीसरी टर्म थी उसमें उनको सेकंड जो टर्म थी उससे कम सीट्स आई थी। और इसका मतलब है कि हाँ, ही इज द, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी टर्म में उनको बढ़त मिल रही है। सो देयर इज नो एनी एंटी इनकम्बेंसी, इट्स लाइक अ प्रो इनकम्बेंसी। सो जो पहली बार एक ऐसा टर्म निकल के आ रहा है कि तीसरे टर्म में उनकी सीट्स पहले से बढ़ रही है। 2014 में उन्होंने 282 लिया बीजेपी अलोन। जो 2019 था उसमें उन्होंने 303 लिया। और जो थर्ड टर्म है, अगर वो सही होता है, ये अभी अनुमान है सारे के सारे एग्जिट पोल्स ओनली, बट अगर सही होता है तो वो उससे भी 20 सीट ज्यादा लेके आएंगे। सो दिस इज द यूनिक थिंग दैट बीजेपी इज गोइंग टू डू। सो इट्स लाइक अ क्योंकि उनका करिश्मा बढ़ रहा है। इट्स नॉट लाइक वो कम हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक प्रो इनकम्बेंसी। हर स्टेट्स में वो सीट्स कुछ इंप्रूवमेंट दे रही है। और थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन डिफर करते करते हैं। हैं यहाँ पे मिनिस्टर भाई साहब से। देखिए क्या है, एंटी इनकम्बेंसी है, बट वो क्या बोलते हैं, एमपी के लेवल पे है। विधायक कौन लड़ रहा है ना, उसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी का जो फैक्टर है ना, उस वजह से बहुत सारे विधायक जीत रहे हैं। तो अब क्या हो गया है, सांसद। सो बेसिकली पॉइंट क्या है, एंटी इनकम्बेंसी लहर है, तो वो बहुत ग्रास रूट और बहुत
सांसद स्पेसिफिक है रादर देन मोदी स्पेसिफिक। और आफ्टर ऑल अब क्या हो गया ना, हमारा जो इलेक्शन है ना, लाइक स्पेशली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा इलेक्शन, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया है। वो अब हमने देख लिया है मोदी के टाइम में कि क्या हो रहा है कि हम किसको भी चुन के लाएं, अगर हम मोदी को बहुमत देंगे या होता ना जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको बहुमत देंगे तो काम कर सकता है हमारे लिए डायरेक्ट लेवल पे। भले हमारा विधायक बहुत ही लाइक होता ना यूजलेस हो या होता ना सांसद, सॉरी सांसद, अगर हमारा सांसद अगर इतना काम नहीं भी करे, पर लोगों को ये भरोसा है कि मोदी जी कर देंगे काम, लाइक होता ना, उस वजह से मोदी फैक्टर पे काफी वोट है। तो अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे विधायकों को चेंज, सांसदों को चेंज कर दिया गया है, लाइक। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोदी फैक्टर पे प्लेयर है। तो ये बात बोलना थोड़ा गलत हो कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बट मोदी के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मेरे हिसाब से, लाइक इट इज मोर ऑफ अ ग्रास रूट लेवल थिंग मेरे हिसाब से। क्या तो लगा मेरे आपकी बात सही है। तो मैं यहाँ पे 4 एम फैक्टर देना चाहूंगा जिसकी वजह से 4 एम फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी और एनडीए जीतेगा और वो भी गेन करेगा। तो 4 एम फैक्टर है। जो पहला एम फैक्टर है वो है मोदी खुद। सो जो 2014 का इलेक्शन था वो इलेक्शन होप पे था कि एक ऐसा लीडर आएगा और वो जो सपने दिखा रहा है वो पूरा करेगा। तो 2019 का जो इलेक्शन था 2019 का वो भरोसे पे था। होप यानी आशा थी। जो 2019 था वो ट्रस्ट था। और 2019 के जो इलेक्शन है उसमें बड़े रिजल्ट्स उसके बाद मिले। 370 हटा, राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो 2024 का जो इलेक्शन है इट्स द इलेक्शन ऑफ मोदीज गारंटी। सो ये फर्क है, भरोसा, ट्रस्ट एंड गारंटी। अब 4 एम फैक्टर, फर्स्ट इज मोदी, जो मोदी की गारंटी है। सेकंड, और इसमें एक मैं कहानी जोड़ना चाहूंगा कि अराउंड मैं 6th ग्रेड में रहा होगा और पहली बार पाइप नेचुरल गैस का एक इनोग्रेशन था और मैं एक स्कूल में था और नरेंद्र मोदी ने मुझे मतलब हमारे स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया था उस फंक्शन के लिए। तब मैं नरेंद्र मोदी का वोटर नहीं था, पर तब से उसके दिमाग में ये चीज थी कि ये लोग भविष्य में मेरे वोटर्स बनेंगे और मैं डेवलपमेंट लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी एग्जाम वॉरियर्स जो 2014 में हो रहा है 2014 में, तब विपक्ष ये उंगलियां उठा रही थी कि एग्जाम वॉरियर करके क्या नरेंद्र मोदी हासिल कर लेंगे। और उनको पता था कि 10 साल बाद यही लोग मेरे वोटर्स बनेंगे, 5 साल बाद यही लोग मेरे वोटर्स बनेंगे। सो मोदी इज अ फैक्टर कि वो एक दूरंदेशी शायद लीडर है। इंडिया के पास बहुत सालों बाद एक ऐसा लीडर आया कि जो दूरंदेशी दिखता है, जो दूरंदेशी देखता है। सेकंड जो एम फैक्टर है वो महिला वोटर्स है। अब आप गौर से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज देखेंगे तो पॉलिसीज किस तरीके की है। टॉयलेट बनाना, उज्ज्वला गैस, राशन, नल से जल, ये सारी जो योजनाएं हैं उसमें महिला का बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब महिला एक जब घर चलाती है जिसको हम कहते हैं आज के ज़माने में गाँव में भी रूरल में भी, जब कोई माइग्रेशन करके कहीं और स्टेट में कमाने जाता है तो एक जो घर में जो लेडी होती है वही घर का पूरा मैनेज करती है। तो जब ऐसी योजनाएं उस महिला को मिलती है तो वो जो वर्ग है वो लाभार्थी वर्ग है जहाँ पे डिलीवरी सिस्टम है जो एकदम एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रही है। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रही है इसलिए महिला वोटर्स के जो वोट्स है बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। प्लस जो मेन 2 स्टेट्स है जहाँ पे 80+40 यानी कि 120 सीट्स है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर काफी पिछली गवर्नमेंट से सही रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है फॉर द महिला। तो जो दूसरा अहम फैक्टर है वो महिला है। और जब आप वोट का जो सर्वे करेंगे तो आपको ये दिखेगा आपको कि जो मेल है उसमें जितने परसेंटेज वोट मिले हैं उससे काफी और उससे इक्वल टू और काफी ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए है। तो ये कहने का मतलब है परसेंटेज महिलाओं के ज्यादा है काफी सारी जगह पे। तो ये एक फैक्टर है कि महिलाओं ने काफी सारे वोट्स एनडीए और बीजेपी को दिए। अब थर्ड जो एम फैक्टर है वो है मंदिर। हिंदू पूरी तरीके से ये देख रहा है कि राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, पुरी वाला जो है उसमें जो जगन्नाथपुरी उसमें भी निर्माण हो रहा है, काफी सारी सर्किट्स बन रही है। तो ये हिंदू उस तरीके से देख रहा है कि जब पहले अराउंड 19 और 20 सेंचुरी में हिंदू पुनर्जागरण करके एक कल्चरल चेंज आया था जिसमें राजा राम मोहन राय, जिसमें दयानंद सरस्वती, ये सारे लोगों ने दिखाया कि आप लोग कौन हो, और उसी तरीके से ये हिंदू देख रहा है। तो मंदिर इकोसिस्टम पे भी हमारा एक वीडियो है जो यहाँ पे टैग कर दिया जाएगा। तो उससे क्या इकोनॉमी में चेंज आता है और क्या कल्चरली चेंज आता है। तो ये एक तीसरा एम फैक्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा जो एम फैक्टर है वो मैनेजमेंट, बूथ लेवल तक का बीजेपी का मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। वहाँ पे जो लिस्ट होती है बूथ पे, वहाँ पे एक पेज होता है, एक पेज पे जहाँ पे वोटर्स के नाम लिखे होते हैं। तो बीजेपी ने उस पेज, उसको कहते हैं पन्ना प्रमुख, तो पन्ना प्रमुख तक बीजेपी बनाती है। और हर जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहाँ पे उसके कार्यकर्ता जहाँ जाके पूछते हैं कि आपने वोट किया कि नहीं, और भरपूर वोटिंग कराते हैं बूथ लेवल पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोदी अकेले ने अराउंड 200 रिलीज की है
नरेंद्र मोदी एंड 80+ इंटरव्यूज दिए हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हाउ दे आर मैनेजिंग द इलेक्शन एट द ग्राउंड लेवल. जो हमारे यूथ लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने अराउंड 80 to 70 रैली की है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड सो ये है 4M फैक्टर: मोदी, महिला, मंदिर एंड मैनेजमेंट. ये 4M फैक्टर की वजह से बीजेपी अकेली 330 से ज्यादा 350 और टिल 350 और एनडीए अराउंड 370+ सीट्स जीतने जा रही है. सो दिस इज द हर इलेक्शन में हम विधायकों को यही बोला जाता है कि सांसद जी, हम तो विधायक है ना जी, हम सांसद हैं. सो हम हमें ये बोला जाता है कि मोदी जी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं. मोदी जी ने इस बार 80 इंटरव्यू दे दिया है, मीडिया परेशान हो गई है. क्या है ये, एकदम से इतना क्यों हमें फोकस में ले आए हो? तो लाइक होता है ना, बहुत फनी चीजें हुई है. और प्लस मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है सबसे बड़ा वीकनेस जो था ऑपोजिशन का, वो ये था कि यू कांट डिफीट. एक जन को तुम हराना चाहते हो, ठीक है, और तुम्हारा जो प्लान है हराने के बाद या होता हराने का, वो क्या है, तुम बस उसको हरा दो. वो जीतना नहीं चाह रहे थे, वो हराना चाह रहे थे. और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 10 साल से जब एक पब्लिक एक स्टेबिलिटी देख रहा है और एक होता है ना एक स्टेबल गवर्नमेंट देख रहा है, तो कोई भी नहीं चाहता है फालतू से वापस वो कोलिशन में जाए. देखिए, आपको समझना होगा कि हम लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट राजीव गांधी के बाद नहीं देखा है. राजीव गांधी वाज द लास्ट स्टेबल गवर्नमेंट, और उस जमाने के बाद में बहुत नया नया जनरेशन आ गया. आई एम नॉट सेइंग कि राजीव गांधी के जमाने के लोग जिंदा नहीं होंगे या इंदिरा गांधी के जमाने के लोग जिंदा नहीं होंगे, एजेड है वो. पर मेरा कहने का मतलब क्या है, जो यंग पॉपुलेशन है वो आज तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट देखा ही नहीं था. तो ये वाला एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना कि आप बस मोदी को हटा दो और लाइक होता ना, हम कोलिशन में आएंगे, हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे, 4 लाख रुपया दे देंगे. बात रुपया का था ही नहीं. इलेक्शन वो वहां ही हार गए जहां वो मोदी को हराने के चक्कर में चले. वो कुछ अगर अपना पॉलिसीज लाते लाइक, या कुछ एक अपना लाते कि ये लाएंगे हम, ये और स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे हम, प्रॉब्लम ये हो गया. दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग सेल्फ इंटरेस्ट में खेल रहे थे. अब सबका विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है. आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन में था, पंजाब में वो अकेला लड़ रहे हैं. टीएमसी के साथ लाइक अंडरस्टैंडिंग था कि कुछ होने वाला है, पर वो टूट गया लास्ट मोमेंट पे. अगर आप उड़ीसा में भी देखिए, बीजेपी का और बीजेडी का हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रहा है, पर वो इस बार टूट गया. क्यों? क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन शायद साथ में ही हो रहा है उड़ीसा में. आई एम नॉट श्योर, पोस्टर जी आपको शायद ज्यादा पता होगा, मेरे को ध्यान नहीं है इस विषय में. मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आंध्रा में भी है, वाईएसआरसीपी कोई एंटी एनडीए नहीं है, या होता ना वो एक न्यूट्रल पार्टी साइड में खड़ा रहता है, उसको अपने काम से काम है. पर माय पॉइंट इज, सब लोग न्यूट्रल लेना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है उनका मेजर फोकस विधानसभा पे है. उनका फोकस लोकसभा पे था ही नहीं कभी. उनको होगा क्या लोकसभा से? और मेरे को जो मेजर लगता है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ा शॉक होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, वो होगा यूपी में. लोग बोल रहे हैं यूपी में बीजेपी सीट हारेगा. मैं आपको एक बार पोस्टर जी बताइएगा, यूपी में कितना सीट है लोकसभा में? 80 सीट्स है. 80 सीट है. हमें आपको लिखित में दे सकते हैं कि एटलीस्ट 72+ सीट्स मिलेगा बीजेपी को. उसका रीजन बहुत सिंपल है, बीएसपी का दलित वोट कट गया है. बीएसपी एसपी साथ में है नहीं. वोट ट्रांसफर से पिछले बार भी इलेक्शन में हुआ तो वो एसपी के फेवर में हुआ था. बीएसपी के इतना कोई वोट ट्रांसफर हुआ भी नहीं था. और अब जो कांग्रेस और एसपी का जो वोट है, वो टोटल मिला के 20% नहीं है. तो कहां से आएगा वोट? बीएसपी का 19% वोट था. अब बीएसपी अलग से खेल रहा है क्योंकि बीएसपी अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहा है जो स्टेट इलेक्शन है विधानसभा के लिए. सो मेरे हिसाब से बहुत डायनामिक्स है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. लाइक पोस्टर जी, आप कुछ आखिरी राय, इसके पहले हम थोड़ा सा मार्केट्स में चले और आपको इसकी चीज पे राय है तो. सो इस बार कुछ नई चीज जो हमारे दर्शकों को रिजल्ट में दिखने को मिलेगी, वो हम अभी से बता देते हैं. फर्स्ट चीज, यूपी में 80 सीट्स है. उसमें बीजेपी 2019 में अराउंड 73 सीट्स जीती थी, और सॉरी 2014 में 73 सीट्स जीती थी और 2019 में 64 सीट्स जीती थी. उसके बीच में 2024 का नंबर आएगा, दैट वुड बी अराउंड 67 to 72. इन दोनों के बीच में सीट्स एनडीए जीत सकता है. सेकंड, तो उसमें यह है कि बीजेपी यहाँ पे गेन कर रही है. सेकंड, बीजेपी आसाम में गेन करेगी 2-3 सीट्स. बीजेपी उड़ीसा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी. लास्ट टाइम बीजेपी ने 8 सीट्स जीती थी. इस बार अराउंड 18 सीट्स बीजेपी अकेली 21 सीट्स में उड़ीसा में जीतेगी. थर्ड, बीजेपी बंगाल में गेन करेगी. लास्ट टाइम उन्होंने 18 सीट्स जीती थी. इस बार वो 25+ और शायद 28 सीट्स जीत सकती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल में बनेगी. बीजेपी इस बार पंजाब में अकेली लड़ रही है, अकाली दल के साथ नहीं लड़ रही है. बीजेपी उसमें 3 से 4 सीट जीत सकती है. बीजेपी ने इस बार एक अलग लेवल पे खेला है, वो है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. इतनी सारी रिलीज पीएम और एचएम और प्रेसिडेंट की हुई है, बीजेपी प्रेसिडेंट की, कि आप मान नहीं सकते. तमिलनाडु में बीजेपी इस बार खाता खोलेगी, अराउंड 3 सीट जीतेगी. केरल में बीजेपी खाता खोलेगी, शायद मतलब ये हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है. तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर जैसे लीडर हार सकते हैं, राजीव चंद्रशेखर जीतेंगे, ये अनुमान है, पर ये होगा, ऐसा लग रहा है. बीजेपी केरल में खाता थरूर साहब का बात कर लिया है तो अन्नामलाई भी थोड़ा हारते हुए दिख रहे हैं, मतलब, और गुड फाइट कोयंबटूर में. अन्नामलाई फाइट में है. जो केरल के जो 3 सीट्स है जो बीजेपी फाइट में है, वो एक तिरुवनंतपुरम है, एक त्रिशूर है और एक एंटिंगल है. तो ये 3 सीट्स में बीजेपी अच्छा फाइट करेगी. तेलंगाना में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, इसका ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीआरएस संपूर्ण तरीके से शांत हो गया है तेलंगाना में. जब एक मतलब पहले वो थी
टीआरएस, तो तेलंगाना तेलंगाना राष्ट्र पे उनका फोकस था। हाँ, जब उन्होंने उसको नेशनल नाम दे दिया बीआरएस और वो एकदम शांत हो गई, तो तेलंगाना में बीजेपी और मतलब एनडीए वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। बीजेपी ने एक और तगड़ा खेल खेला था आंध्र प्रदेश में, जब वो चंद्रबाबू नायडू को साथ लेके आए। जब चंद्रबाबू नायडू को वो साथ लेके आए, इसका मतलब ये हुआ कि कंसोलिडेटेड वोट बीजेपी और एनडीए के फेवर में गया, और मतलब एनडीए आंध्र प्रदेश में एनडीए सिंगल लार्जेस्ट फ्रैक्शन बन सकता है, वाईएसआरसीपी एनडीए में खत्म हो सकती है। मतलब वाईएसआरसीपी ये इलेक्शन में एकदम सुपड़ा साफ हो सकता है उनका। तो ये जो कुछ स्टेट्स है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पे बीजेपी अच्छा कर रही है। जो बीजेपी लूज कर रही है वो है हरियाणा, कुछ कर सकती है वहाँ, वो है हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर था, तो बीजेपी वहाँ पे 2-3 सीट्स लूज कर सकती है। राजस्थान में कुछ बीजेपी ने गड़बड़ की थी सीट्स बंटवारे में, कैंडिडेट चूज करने में, तो वहाँ पे बीजेपी 2-3 सीट्स लूज कर सकती है। महाराष्ट्र वुड बी समथिंग टू लुक आउट फॉर एनडीए महाराष्ट्र वाले में साइड पे। एक दो, हाँ हाँ, क्योंकि अजित पवार ने ये बोला था महाराष्ट्र के लिए इलेक्शन के बाद कि अब तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कोई नहीं बता सकता। मतलब इतना आप फ्रैक्शन समझिए। था कि हाँ लोग कितने वही, कंफ्यूज थे कि किसको कौन सा खेमा असली शिवसेना है, कौन सा खेमा असली एनसीपी है। वो क्योंकि इतना एक कंफ्यूजन, तो था एनसीपी वर्सेस एनसीपी, शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ रहा है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। तो पारिवारिक पार्टीज जब टूटती है ना, तो यही हो जाता है कि वो फिर वोटर लॉयल्टी किसके तरफ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो वो ये इस बीजे इलेक्शन में पता चलेगा। बीजेपी ने एक और तगड़ा खेल कर्नाटक में खेला। कर्नाटक में वो जेडीएस को साथ लेके आए, और इसकी वजह से बीजेपी जो, क्योंकि कर्नाटक में पिछले साल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो वहां पे कांग्रेस को होप था, पर प्रॉब्लम ये हो गया कि बीजेपी ने खेल खेल दिया, वहां पे जेडीएस को साथ लेके आए, वोट शेयरिंग हुई, और शायद एनडीए कर्नाटक में अराउंड 23 से 25 सीट जीत सकती है, 28 सीट से कर्नाटक में। सो ये एक ऑलमोस्ट हमने ऑल ओवर देख लिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी गेन करेगी, मणिपुर में शायद लूज कर सकती है, त्रिपुरा और वसब में नो चेंज रहेगा। मेरे हिसाब से तो मणिपुर की ये स्वीप है, एक ही सीट है शायद मणिपुर का भी, तो मेरे हिसाब से मणिपुर की स्वीप कर रहा है बीजेपी। तो अब फटाफट से 1 मिनट हम चलते हैं, थोड़ा चार्ट वार्ट दिखा देते हैं कि बाजार पे बात कर लेते हैं कि बाजार का क्या हमारे को लग रहा है। देखिए जब कोविड आया था तो हम यहाँ थे 7,700 पे बॉटम पे, आज हम 22,000 पे 22,530 पे है। देखिए समझिए, ये मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हम काफी दूर आ गए हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है, जब मैं स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ तो 350 प्लस बीजेपी, 5% का अपर सर्किट भी लग सकता है, लाइक होता ना। और जब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है, जरूरी नहीं है रिजल्ट आए। मंडे लोग का अगर इतना पॉजिटिविटी दिख रहा है ना उनको, तो आराम से 2-2.5% ऊपर जा सकता है। और अगर 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है 350 प्लस, तो 2-2.5% और ऊपर जा सकता है। थोड़ा बाद में करेक्शन हो सकता है उस चीज में, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन जो इलेक्शन को लेके था वो था 320। तो अगर मेरा प्रेडिक्शन लेके चलते हैं 320 या 325 बीजेपी, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, 320 या 325 बीजेपी अगर रहता है, तो मेरे हिसाब से 1 या 1.5% का ऊपर बढ़ोतरी दिखेगा गेंस, पर वो धीरे धीरे वो टेम्पर ऑफ हो जाएगा, इतना कोई मेजर गेंस आपको नहीं दिखेगा। ऑलरेडी काफी रन अप कर गया। मैं कोई और चीज दिखाता हूँ, लाइक जो मेजर था पिछले दिन की बात है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें, हर एक अडानी स्टॉक 8-8% ऊपर था। ये क्लोजिंग में कम हो गया है अडानी पोर्ट भी, बट लाइक देखिए 8-8, 6-6% ऊपर था सब कुछ। इससे क्या शो हो रहा है, देखिए अडानी का जो स्टॉक होता है ना, वो सेंटिमेंट दिखाता है कि कितना बुलिश है आदमी ना इस बाजार, इस आउटकम को लेते हुए। और जो मैं देख रहा हूँ सेंटिमेंट वाइज में, फ्राइडे में ये पता चला है कि बहुत पॉजिटिविटी दिख रहा है और लग रहा है कि मोदी थर्ड टर्म आने वाला है। सो मेरे हिसाब से अगर आप पोजीशन करना चाह रहे हैं अपने आप को, एक्सट्रीमली बुलिश मत होइएगा मेरे हिसाब से, पर्सनली स्पीकिंग, लाइक क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन और स्पेशली इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत बार क्या होता है, फैक्टर इन हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि होता है ना एक मेजर रन अप बाकी है, आपको समझना होगा सब कुछ बहुत ओवर प्राइस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग नहीं सकता है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, पर इसके बाद भी अगर एक्सुबरेंस, बेसिकली अगर और उत्साह है लोगों में कि नहीं नहीं और ऊपर जाएगा, तो कोई रीजन नहीं है कि रुकेगा नहीं। आराम से और 5% ऊपर जा सकता है, 5% नीचे भी जा सकता है। और पॉइंट ये है कि क्या नंबर आता है उस पर डिपेंड करता है। मैं जितना बता पा रहा हूँ 320 अगर आता है, 320 से 325, मैं सब बीजेपी की बता रहा हूँ, एनडीए से कोई किसी को लेना देना नहीं है। आप समझिए बीजेपी सोल पार्टी बन के आना चाहिए। और सोल पार्टी में भी अब क्या हो गया है, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने नंबरों से जीत रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हम अब बीजेपी के थर्ड टर्म में आ गए हैं। अब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ बड़ा अच्छा नहीं, बड़ा जीतो। तो एक्सपेक्टेशन को क्या मात दे पाएगी। 350 अगर आ जाता है तो समझ लीजिए 2-2.5% ऊपर ही खुलेगा बाजार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रन अप हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा होता है ना, काफी क्लियरली दिख रहा है आपको। वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको डेली चार्ट लग रहा होगा, ये वीकली चार्ट है, ऑलरेडी मेजर रन अप हो गया। तो मेरे हिसाब से
अगर 290 के नीचे कुछ भी आता है तब बाजार उसको बहुत 300 के नीचे, 290 भी, 300 इज दैट स्ट्रेटेजिक नंबर, 303 पिछले बार आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग पोस्टर भैया, लाइक तो अगर 303 के नीचे कुछ भी आता है तो बाजार उसको बहुत नेगेटिवली लेगी अगर बीजेपी 303 नीचे। बाकी मेरे हिसाब से यही आउटकम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या क्या स्टॉक्स में आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के वो, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं, हम बस आपको लाइक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का हेल्प करना चाहते हो चीज में। और पोस्टर जी आपको कोई राष्ट्र राय इसके पहले हम आज का एपिसोड यही रैप अप करें। ट्रम्प भैया के ऊपर हल्का 1 मिनट का फटाफट अपडेट दे दे अगर आप क्या कर रहे हैं ट्रम्प भैया हमारे। ट्रम्प भैया को उनकी कोर्ट ने कुछ बोला है कि वो कन्विक्टेड है कुछ केस में, तो अच्छा। देखा जा सकता, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे शायद Yes, नेक्स्ट वीक soon. बना सकते हैं, और क्या Yes. अपडेट है अमेरिकन Yes. इलेक्शन में वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ शायद हम कह सकते हैं कि मतलब 14 जून को G7 कंट्रीज की एक मीटिंग होने वाली है जहाँ इटली में, जहाँ पे नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्वाइट किया गया है। अब जो ये इलेक्शन का रिजल्ट है वो अगर बीजेपी गेन करता है 303 से, तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपने अलग पत्ते खेलेगा, क्योंकि अब नरेंद्र हमारा मोदी इलेक्शन हो गया है। हाँ, हमारा इलेक्शन हो गया है, प्लस पूरा सपोर्ट बीजेपी और एनडीए के फेवर में है। तो ये देखना होगा कि अब क्या करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम किस तरीके से अपने गेम प्ले करते हैं। क्या हम ब्रिक्स और यूएसए दोनों के साथ बैलेंस बनाने का ट्राई करते हैं, कि क्या हम पीओके लेने का ट्राई करते हैं, कि क्या हम किसके सपोर्ट्स में रहते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट में। वी हैव टू सी दिस, क्या हम बैलेंस करना चाहते हैं अगेन, या फिर हम अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ और अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलेंगे, दैट वी हैव टू सी। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अब सुनक भैया हमारे जो है उनका इलेक्शन भी आने वाला है अगले महीने if I'm not wrong, और 4 जून जुलाई में शायद if I'm not wrong, मेरे जून या जुलाई अच्छा। ऐसे कुछ है भैया, ध्यान नहीं है हमारे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दिसंबर